अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी सब लोगों के? ठीक ठाक हैं? कैसी तबीयतें हैं और कैसे मिजाज हैं? कल क्या पढ़ा था? कल के बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर उसके बाद आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द। आज का टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से एक दो स्किल्स अभी नई ऐड हुई हैं हमारे स्किल सेट के अंदर। जैसे आई थिंक सो कल हमने माइग्रेशन के बारे में बात की है कि माइग्रेशन कैसे होती है एक वेबसाइट की फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। और इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें थी जो हम मिस कर रहे थे, उसको हमने ई कॉमर्स के हवाले से फोकस किया है। जैसे फेसबुक के ऊपर हमने इसकी ऑडियंस कैसे टारगेट करनी है, और एड क्रिएशन के हवाले से थोड़ी सी बातें जो है वो पढ़ी हैं। जो फेसबुक ऑडियंस टूल है, फेसबुक का जो ऑडियंस इंसाइट्स है, उसके लिए और एडवांस लेवल पे आप लोगों को जो एक ट्रेनर मैं रेकमेंड कर देता हूँ, जॉन लूमर। तो आप गूगल पे लिखेंगे तो सबसे पहले उसकी वेबसाइट आ जाएगी, लर्न फेसबुक एड्स विद जॉन लूमर। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो उसके आप मेन लैंडिंग पेज के ऊपर चले जाएंगे। तो टेक माई स्टार्टर क्विज के ऊपर नहीं जाना आपने, ये है जी आपका ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग के अंदर फेसबुक पिक्सल है, पावर हिटर्स हैं, अबाउट, मेंबरशिप, साइन अप करें, ये वाला। ठीक है, हाउ वी कैन हेल्प, फ्री वीडियो सीरीज, ये फ्री है जी, इसको थोड़ा सा देख लें। 20 वीडियो सीरीज है उसके हवाले से। साइन अप करेंगे जैसे ही आप लोग, तो आपके ईमेल के ऊपर आपको जो है वो एक लिंक मिल जाएगा कि आप जो है इसके ऊपर ना, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की जो आपकी फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसको ज़रा आप लोग क्विक लिंक्स में, ये फेसबुक है, फेसबुक को देख रहे हैं, इसमें क्या रखा है इसने, फेसबुक मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स। ठीक है, ये तो सीधे सीधे ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं कि जी स्केड्यूल करनी है फेसबुक की पोस्ट। इसके बाद यहाँ पे ना ये इमेज रूल्स हैं, इसके बारे में कुछ बताया गया है। हाउ टू सेव टाइम क्रिएटिंग फेसबुक एड्स। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी इसकी वीडियोस हैं, छोटी छोटी, दो दो तीन तीन चार चार मिनट की। आप लोग इसको फेसबुक की जितनी भी वीडियोस हैं इसके ऊपर एक दफ़ा बस साइन अप कर लें, उसके बाद आपको इसका सारे का सारा जो ट्यूटोरियल है, सारी की सारी जो एक गाइड है, वो आप लोगों को मिल जाएगी वीडियो ट्यूटोरियल्स की शक्ल में। और अभी तक पूरे इंटरनेट पे फेसबुक एड्स के हवाले से जो सबसे ऑथेंटिक बंदा है वो जॉन लूमर है। और इसकी जो टेक्निक्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो ट्रांजैक्शंस लगाता है मार्केट टारगेट करते हुए, जो इंटरसेक्शन बनाता है ना मार्केट के, वो बहुत पसंद है। तो इसको ज़रा आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका जो फेसबुक एड जो है, फेसबुक एड्स वाला सारे का सारा जो चैप्टर है वो और ज़्यादा एडवांस लेवल पे आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है जी। कल माइग्रेशन के बारे में पढ़ा था, तो माइग्रेशन के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं कि कल किसी ने ट्राई करके देखा है कि उसके अंदर हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो कौन कौन सी थी, और कैसे कैसे हमने वो जो है उनको डिस्कस किया था। कितने लोगों ने खुद से ट्राई किया उसको, या उन्होंने लोकल होस्ट से लाइव सर्वर पे अपनी साइट को ट्रांसफ़र करने की कोशिश की हो, या लाइव से लोकल पे आए हों, या लाइव टू लाइव, या फिर लोकल टू लोकल। किसी ने ट्राई किया? कितने लोग हैं जो ट्राई करके आए हैं, काम करके आए हैं? पहले मुझे ये बताएं, फिर उसके बाद हम अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमदान कह रहे हैं कि जी लाइव टू लोकल होस्ट किया है। जीशान कह रहे हैं यस सर, और मैंने गिग भी लगा ली। वेरी गुड, यस सर, ट्राई भी की है और गिग भी लगा दी। बस यही मैं चाहता हूँ कि आपने जो है जो जो स्किल सीखते जाना है, उसकी जो गिग है वो लाजमी साथ साथ प्लेस करते जाना है, और उसकी जो बायर रिक्वेस्ट है उसको भी फोकस करते जाना है आपने। यस सर, ठीक है, यस सर, आई यूज़ ऑल इन वन WP माइग्रेशन, गुड। सर फाइल इंपोर्ट नहीं हो रही, हैवी है 450 MB की।
तो वो फाइल की जो है वो मैंने आपको बताया था, फाइल साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लें एकरा, तो वो हो जाएगा। लोकल टू लोकल किया है बिलाल, अब लाइव पे आ जाओ, ये लोकल का दौर नहीं है। अब आपने जब प्रोफेशनली क्लाइंट्स को डील करना है तो आपको लाइव सर्वर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जो लाइव के ऊपर आते हैं, और लोकल पे हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता, और क्लाइंट हमसे कोई चीज़ पूछ लेता है कि ये करके दिखाओ, तो हमें तो लोकल का पता होता है, फिर लाइव का तो नहीं पता होता, तो वो लोकल होस्ट के ऊपर तो नहीं क्लाइंट आपसे बनवाएगा ना साइट। तो उसके लिए फिर आपको लाइव का थोड़ा बहुत नॉलेज जो है वो लेना पता होना चाहिए कि बग फिक्सेशन कैसे होगी, फाइल साइज जो है वो मैक्सिमम फाइल अपलोड साइज इंक्रीज करना है कहाँ से होगा, एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज करना है कहाँ से होगा, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। एसएसएल इशू करना है आपने, या फिर कोई और प्रॉब्लम आ जाता है जो सी पैनल से, जैसे डेटाबेसिस के अंदर कोई टेबल शेबल क्रिएट करने की बारी आ जाती है, तो ये चीज़ें जो है वो सी पैनल से आप लोग हैंडल कर सकते हैं। लाइव टू लाइव किया, वेरी गुड जी। हाफिज उमैर जामी साहब हैं, इन्होंने भी लाइव टू लाइव जो है एक साइट की माइग्रेशन की है, ठीक है जी। तो ये बहुत कम रेशो है, फिर भी स्टूडेंट्स की रोजाना कोई 40-50 स्टूडेंट्स क्लास लेते हैं, और सीन तो आई थिंक सो के 100 से ज़्यादा होते हैं, तो फिर भी कोई 4-5 लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आई कैन गारंटी देम ओनली कि ये जल्द कामयाब हो जाएंगे उन लोगों से जो अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, और वो सोच रहे हैं कि जब हम ट्रेनिंग ख़त्म कर लेंगे, सारा कुछ सीख लेंगे, तो फिर हम अर्निंग की तरफ आएंगे। ऐसा नहीं होता, आप हमेशा सीखते भी रहते हैं, और उस सीखे हुए हुनर से आप कुछ ना कुछ कमाते भी रहते हैं, ठीक है। तो लर्निंग के साथ साथ ही अर्निंग करनी है। अगर पहले सोचोगे कि बेटा मैं पूरा एक वेब डेवलपर बन जाऊं, पूरा मैं सोशल मीडिया मार्केटर बन जाऊं, डिजिटल मार्केटर बन जाऊं, और फिर मैं इस फील्ड को चूज करूं अपनी जो है वो रोजी रोटी के लिए, तो फिर तब तक उम्र गुजर चुकी होगी, ठीक है। यही उम्र है, और इसी उम्र के अंदर आपके पास एनर्जी है, आपके पास इंथुसियाज्म है, आपके पास जो है वो रिसोर्सेज हैं, इसको यूज करें और जल्द अज जल्द अपना आप जो है उसको थोड़ा सा फ्लरिश करने की कोशिश करें, क्योंकि टाइम कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। इससे पहले कि कोई नया टूल आ जाए और वर्डप्रेस पुराना हो जाए ठीक है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि अब आज ई कॉमर्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं, आप 2 साल जो है वो वेट करते हो कि 2 साल बाद मैं कोई ई कॉमर्स का स्टोर खोलूंगा, तो तब तक कितने स्टोर और खुल चुके होंगे, तब तक कितने ज्यादा कंपटीटर्स आपके जो हैं वो आ चुके होंगे मार्केट के अंदर। तो मतलब ये है कि वहां तक इतना ज्यादा इंतजार जो है वो आप फिर या तो आप अपनी स्किल्स को अपडेटेड रखो वक्त के साथ साथ, और चीज़ों को अपने साथ लेके चलो, जैसे जैसे डिमांड बदलती है मार्केट की, वैसे वैसे आपकी स्किल्स भी अपडेट होनी चाहिए। और यही आईटी की मार्केट का हुस्न है कि आप 1 साल लगा के जो 2 साल लगा के चीज़ें सीखते हो, जब तीसरे साल में आते हो उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, तब तक वो मार्केट से जा चुकी होती है, कोई नई चीज़ लर्न कर रहे होते हैं लोग। तो थोड़ा सा अपने आप को अपडेटेड रखोगे, जमाने के साथ चलना सीखोगे, तो फिर जो है ये चीज़ें आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी, ठीक है। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की तरफ आते हैं। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन क्या है, और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हमारी वेबसाइट के ऊपर कैसे अच्छा या बुरा असर डाल सकती है। सबसे पहले स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करने से पहले मैं इसके कुछ जो है वो फवाइद आप लोगों को बयान कर दूं। मैं एक क्लाइंट के साथ जो है उसको मैं सर्विस दे के हटाऊं। सरिश का कोई कमेंट है, वो कह रही है सर ये कोर्स खत्म होने के बाद भी अगर हमें किसी प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए हो तो क्या हम आपसे हेल्प ले सकते हैं, या जस्ट कोर्स तक गाइड करें? नहीं जी, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। मेरे अभी जो पुराने पहले बैच के स्टूडेंट्स हैं वो भी अभी तक उनकी भी कॉल्स आती हैं। अक्सर तो शुक्रिया अदा करने के लिए आती हैं, और कभी कभार वो कहीं फंस जाते हैं, जहाँ पे मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ अपने नाके इल्म के मुताबिक मैं उनको करता रहता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि जी कोर्स खत्म होते ही आप लोगों को मैं बाय बाय कह दूंगा। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। आप कभी भी आके कोई भी प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस कर सकते हैं अपना ठीक है जी। तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, गूगल क्या कहता है? जैसे फाइवर कहता है ना कि मैं अपने
जो लोग हैं, मैं अपने जो क्लाइंट्स हैं, उन लोगों के लिए मैं आसानी चाहता हूँ। इसी तरह गूगल ये कहता है कि गूगल पे जो भी बंदा आके सर्च करे उसको उसके उसके लिए आसानी हो स्क्रॉल करने में वेबसाइट को। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं जी बेस्ट जार ओपनर्स। गूगल पे कोई बंदा आता है, उसको जार ओपनर चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए, तो ये डेपर डॉट रिव्यूज वो खोल लेता है। लेट सपोज पहले नंबर पे डेपर डॉट रिव्यूज आ रही है, और अगर डेपर डॉट रिव्यूज जल्दी ओपन नहीं होती, उसको ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आई थिंक सो इसका कोई इश्यू चल रहा है। ये डेपर का लिंक तो नहीं है, सर्वर में कोई इशू आया होगा। चलें, इसको मैं क्लास के बाद देखता हूँ। हाँ, ये ठीक है। उसको देखना पड़ेगा कि उस आर्टिकल के अंदर क्या मसला आ रहा है। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर ये पेज जल्दी लोड नहीं होता, इसकी जो इमेजेस हैं वो लोडिंग के लिए टाइम लेती हैं, इसका जो टेक्स्ट है वो नज़र नहीं आता, यूज़र पढ़ते पढ़ते ज़्यादा नीचे चला जाता है और नीचे वाला टेक्स्ट अभी तक ओपन नहीं हुआ, या फिर वो वाइट एरिया आ रहा है उसके ऊपर और पेज जो है वो लोड होता जा रहा है और यूज़र उसको पढ़ नहीं पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि गूगल ये कहेगा मुझे कि भाई साहब आपकी जो वेबसाइट है वो जल्दी लोड नहीं होती, तो मैं आपकी वेबसाइट को रैंक क्यों करूं। ठीक है, और रैंक आपकी रैंकिंग मैं क्यों ऊपर लेके आऊं, जब मैं आपको ऊपर रैंक करूंगा तो लोग जो हैं वो जब आपकी साइट पे आएंगे तो उनका यूजर एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होगा, उनको जो है वो इंतजार करना पड़ेगा आपकी साइट को लोड होने के लिए, तो यूजर कभी भी वेट नहीं करता। ठीक है, आप अपनी एग्जांपल ले लें, आप कोई वेबसाइट खोलते हैं 3 से 5 सेकंड आप वेट करते हैं उसको, वैसे तो माशाल्लाह पाकिस्तानी यूजर्स को पता होता है कि उनका इंटरनेट कितना अच्छा है, तो वो तो 10 सेकंड भी वेट कर लेते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यूएस की मार्केट की, यूरोपियन कंट्रीज की मार्केट की, जहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो जरा फास्ट हैं। यहाँ पे तो हमारा पीटीसीएल माशाल्लाह से कोई चीज लोड ही नहीं होने देता, तो यहाँ पे तो लोग फिर भी सब्र कर लेते हैं थोड़ा सा। लेकिन अगर कोई यूजर यूएस से आपकी साइट को विजिट करता है और उसको जो है वो लोड होने में आपकी साइट को टाइम लगता है, तो आपकी साइट को छोड़ के चला जाएगा और किसी और वेबसाइट को जो है वो विजिट कर लेगा। तो सबसे पहला जो इफेक्ट आपकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का पड़ता है वो आपकी रैंकिंग के ऊपर पड़ता है, कि गूगल आपसे नाराज हो जाएगा और गूगल आपकी वेबसाइट्स को आहिस्ता आहिस्ता डी रैंक करना शुरू कर देगा अगर आप अपनी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम नहीं करते। दूसरी बात यह है कि इसी फैक्टर को लेके आप अपने क्लाइंट्स को थोड़ा सा डरा भी सकते हैं। डराना कैसे है कि जी आपने कहा कि जी ये आप ये मेरा क्लाइंट है जी, उसके साथ मैं बात कर रहा हूँ और उससे कह रहा हूँ कि सर आपकी जो वेबसाइट है वो जीटी मैट्रिक्स एक टूल है, जीटी मैट्रिक्स के ऊपर जाके आप लोग उसकी वेबसाइट का जो सारे का सारा स्पीड स्कोर है उसको चेक करके बता सकते हैं कि सर आपकी जो वेबसाइट है उसका स्पीड स्कोर इतना है, उसका जो है वो लोडिंग टाइम इतना है। तो आपके जो कंपिटिटर्स हैं उनकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आपसे ज्यादा अच्छी है, उनकी वेबसाइट आपसे जल्दी लोड हो जाती है और उसका जो लेआउट है वो बड़ा अच्छा है और यूजर को जो है उसके ऊपर विजिट करने में बड़ी आसानी होती है। तो उनके सेल्स इस वजह से आपसे ज्यादा हैं क्योंकि उनका पेज जल्दी लोड हो जाता है। तो आप जैसे वो इंश्योरेंस वाले करते हैं ना, आपका बीमा करने आते हैं कि सर आप मर जाएंगे तो आपके बच्चों का क्या होगा, तो हम भी बजाय इसके कि अपनी सर्विस के फायदे बताएं, हम अपने यूजर को डरा दें इस बात से कि अगर आपने हमारी सर्विस ना खरीदी तो आपको नुकसान क्या क्या हो सकता है। दो अप्रोचेज होती है ना, कि एक हम अपनी सर्विस के फायदे बताते हैं, अपनी प्रोडक्ट के फायदे बताते हैं और उसको कहते हैं कि इसको बाय कर लो, और दूसरा तरीका ये होता है कि हम उसको कहते हैं अगर तूने ये बाय ना की तो तुझे ये नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन वाला जो सेक्शन है उसको हम इस तरह जो है वो लेके चल सकते हैं कि हम उस भाई साहब की ये यहाँ से रिपोर्ट एक जनरेट करेंगे फ्री के अंदर। लेट सपोज उसकी जो वेबसाइट है वो है जी एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स।
ठीक है, इसका हम जो है वो स्पीड स्कोर चेक करते हैं और लोडिंग टाइम जरा देखते हैं कि कितना है। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है फेच करने में साइट को और रिजल्ट्स को प्रिपेयर करने में। कॉल कहाँ कर सकते हैं? कॉल आप मुझे मैसेंजर पे कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कॉल को, क्योंकि मैसेज करने में एक तो टाइम ज़्यादा लगता है और दूसरा मुझे वैसे ही टाइप करते हुए जो है वो बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो आप लोग कॉल कर सकते हैं मुझे, ठीक है। मैसेज करके बस आप बता दें मुझे कि सर मैं कॉल करना चाहता हूँ, मैं आपको टाइम बता दूंगा कि आप इस टाइम पे कॉल कर लें। तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लेंगे तो इट विल बी अप्रिशिएटेड और कम्युनिकेशन भी इजी हो जाएगी और मुझे आपका मसला, आपका प्रॉब्लम समझने में भी आसानी होगी, क्योंकि मैसेज पे आप ठीक से समझा नहीं पा रहे होते। अच्छा जी, यहाँ पे अभी फिलहाल इसका जो पेज स्पीड स्कोर है SEO ग्रोथ डॉट टूल्स का, वो फिर भी कुछ बेहतर है, लेकिन एक आइडियल पेज स्पीड स्कोर जो है वो 90% से ज्यादा होता है, ठीक है। 80 प्लस भी ठीक है, अच्छा है, लेकिन 90 प्लस हो तो वो क्लाइंट जो है वो जरा खुश हो जाता है। वाई स्लो स्कोर क्या होता है कि आपका जो है वो आप कह लें कि आपका जो ब्राउजर है आपके पेज को कितनी जल्दी रेंडर करता है और आपका पेज कितना सूटेबली डिजाइंड है कि वो जल्द से जल्द आपका ब्राउजर जो है वो उसको लोड करके यूजर को दिखा दे, ठीक है। और फिर उसके बाद फुल्ली लोडेड टाइम, ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आइडियल वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है वो लेस देन 3 सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। लेस देन 3 सेकेंड्स का मतलब ये है कि ये 4.1 सेकेंड है, ये भी बियरेबल है, अच्छा है, लेकिन ये इससे भी कम होना चाहिए कि 3 सेकेंड के अंदर जो है वो वेबसाइट कंप्लीटली लोड हो जाए और यूजर के सामने उसकी सारी की सारी जो जितने भी उसके सेक्शंस बने हुए हैं वो आ जाए। GT मैट्रिक्स की एक अच्छी चीज ये है कि वो यहाँ पे आप लोगों को इसके जो है वो फैक्टर्स बता देता है कि ये जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं। ये सर्वर स्केल्ड इमेजेस हैं, कुछ इमेजेस ऐसे हैं जिनको सर्वर लेवल पे स्केल किया गया, मतलब आप कह सकते हो कि उनको CSS के जरिए जो है वो कोशिश की गई है कि उसको हम जो है वो उसका साइज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर लें। यहाँ से ना आप लोगों को उसके वो जो है वो भी मिल जाएंगे लिंक भी, और आप देख सकते हैं कि वो कौन से इमेजेस हैं जिनको आप थोड़ा सा ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ये इमेज है, ठीक है, यहाँ से इसका लिंक मिल जाएगा। ये इमेज लगा हुआ है इस वेबसाइट के ऊपर, तो देखें उसने सारे का सारा जो है वो आप लोगों को बता दिया कि ये फला फला इमेजेस हैं जिनको आप थोड़ा सा अगर ऑप्टिमाइज कर लो तो आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो और ज्यादा बेटर हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिमाइज इमेजेस, कौन कौन से इमेजेस हैं जिनको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। PNG में उनके वर्जन है और ये, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग सिर्फ अगर चाहो तो इन्हीं इमेजेस को डाउनलोड करो और इनको कंप्रेस करके अपलोड कर दो, या फिर चाहो तो आप कुछ प्लगइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन प्लगइन्स की मदद से हम किसी भी साइट की जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है उसको हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो आ जाए जरा हम इसी साइट की तरफ चलते हैं अब, SEO ग्रोथ डॉट टूल्स की तरफ, और इसी को जरा और ज्यादा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि इसका जो लोडिंग टाइम है या इसके जो इमेजेस हैं वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एक दफा प्लगइन्स लिख दूं, जो जो प्लगइन्स आप लोग यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। इनको कहीं सेव करके रखना है, सेव कर लें, रिमेंबर करना है, याद करना है तो आप लोग याद कर लें। लेकिन हर एक साइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन जरूरी नहीं है कि एक ही प्लगइन सब साइट्स के ऊपर चल जाए। हर एक साइट के अंदर कोई ना कोई नया मसला हो सकता है, कोई नया प्रॉब्लम हो सकता है, नई जगह पे मसला हो सकता है। तो आप लोग इन प्लगइन्स में से कोई भी प्लगइन इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट की जो स्पीड है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो एक सबसे पहले सर इसकी रिपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। ये आपके पास यहाँ पे ये डाउनलोड PDF करने का ऑप्शन है, आप लोग डाउनलोड करेंगे PDF तो आपको एक PDF रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड कर देगा फ्री में। अच्छा, WP, मैं प्लगइन्स की बात कर रहा हूँ, और जो प्लगइन्स आपने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करने हैं किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट
वेब की जो है वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए। WP फास्टेस्ट कैशे, ये एक प्लगइन है। फ्री वाला वर्जन तो इसका काम करता ही करता है, लेकिन इसका जो प्रीमियम वर्जन है WP फास्टेस्ट कैशे प्लगइन का, वो बहुत जो है वो काफी हद तक जो सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं उसके वो रिजॉल्व कर देता है। मैं अगर यहाँ पे WP फास्टेस्ट कैशे, ये तो wordpress.org के ऊपर पड़ा है। अगर हम इसके प्रीमियम का देखते हैं, ये एक और प्लगइन है WP रॉकेट के नाम से। तो इन्होंने इसको कंपेयर किया हुआ है कि इनका अगर कंपैरिजन करें तो किसमें क्या चीज़ें अच्छी हैं और किसमें क्या चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं है। तो WP फास्टेस्ट कैशे अगर आप कर रहे हैं तो फिर दोनों नहीं करने, इन दोनों में से एक करना है, WP रॉकेट और WP फास्टेस्ट कैशे में से। ये सिर्फ 99 सेंट्स का इन दोनों की प्राइस में फर्क है, ठीक है। ये जरा 99 सेंट्स महंगा है, $50 बनते हैं और ये $49 बनते हैं। ये इसका कंपैरिजन दिया हुआ है और ये WP फास्टेस्ट कैशे की वेबसाइट है, आप लोग इससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो फ्री वाला वर्जन है वो तो आप लोगों को मिल ही जाएगा ना। ये इसके फीचर्स हैं, लोकेशंस, ये इसकी आई थिंक सो प्राइस है, बाय अ वन टाइम फी पैकेज। और ये जो गोल्ड है 5 लाइसेंस इसके $175 के अंदर है। WP फास्टेस्ट कैशे एक तो है फ्री वाला और दूसरा है प्रीमियम। ये जो प्रीमियम WP फास्टेस्ट कैशे है, ये मैं आप लोगों को एज अ गिफ्ट जो है वो दे दूंगा। आप लोग अपनी वेबसाइट्स की ऑप्टिमाइजेशन इसके जरिए कर सकते हैं, आप लोग अपने क्लाइंट्स को ये एज अ गिफ्ट दे सकते हैं, या फिर उनको एज अ अगर उनको आपने सेल करना है तो ये भी आप उसको दे सकते हैं। फिर उसके बाद है एक W3 टोटल कैशे के नाम से। ये एक प्लगइन है जो कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के जरिए के लिए जो है वो यूज होता है। फिर ऑटो ऑप्टिमाइज, ये मैं इतने ज्यादा प्लगइन्स के नाम इसलिए बता रहा हूँ एक ही काम को करने के लिए, क्योंकि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का जो टास्क है उसकी नौयत कुछ ऐसी है कि हर एक वेबसाइट के अंदर कोई अलग मसला होता है, ठीक है। और वो अलग मसला जो है उसके लिए कोई ना कोई अलग प्लगइन जो है वो यूज होगा, ऑटो ऑप्टिमाइज। फिर उसके बाद एक बहुत अच्छा प्लगइन है वो है WP स्मश। स्मश जो है ये आपके जितने भी वेबसाइट के इमेजेस होते हैं उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज होता है। WP स्मश का जो प्रो वर्जन है वो भी आई थिंक सो मेरे पास होगा, वो भी आप लोगों को दे दूंगा। सिर्फ काम करने वाले बने, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का इतना ज्यादा काम है फाइवर के ऊपर कि आप लोग सोच नहीं सकते। और आपने सिंपल करना यही है कि आपने इन प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है और देखना यह है कि कौन सा प्लगइन जो है वो इसकी इस साइट के ऊपर काम ठीक से करेगा और इसकी जाके एग्जैक्टली उसी प्रॉब्लम को जाके जो है वो फिक्स करेगा, ठीक है। WP स्मश प्रो हो गया। फिर उसके बाद एक प्लगइन है इमेजिफाई के नाम से, एक प्लगइन है ऑप्टीमोल। ये आई थिंक सो इसके लिए बस आपको साइन अप करना पड़ेगा इसकी साइट के ऊपर, ईमेल देंगे तो आपकी ईमेल के अंदर ये उसके प्लगइन का लिंक दे देगा, ठीक है, फ्री है ये। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास WP फास्टेस्ट कैशे हो गया, WP रॉकेट। ये मुझे भूल गया कितने का लिया था ये भी, हाँ $49 लिखा था ना, लेकिन ये तो महंगा था आई थिंक सो। मुझे क्यों महंगा पड़ा है, उधर $49 था आई थिंक सो, वो ज्यादा लाइसेंसेस थे। हाँ ये देखो 1 ईयर वाला जो है वो एक वेबसाइट के लिए वो $49 का है, और ये अनलिमिटेड वेबसाइट्स वाला है हमारे पास,
वो है $249 में। ये आप लोगों को जो है वो सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। सर आपने जो हमें पेड प्लगइन देने हैं वो नल्ड तो नहीं होंगे इससे? और भाई ये सारे के सारे पेड प्लगइन्स हैं, कोई नल्ड थीम या नल्ड प्लगइन नहीं है, ये लाइसेंस्ड और एक्टिवेटेड थीम्स और प्लगइन्स हैं। आप लोग इसको यूज कर सकते हैं अपनी किसी भी वेबसाइट के ऊपर, और कोई भी कि इस तरह की किसी किस्म की जो आप लोगों को परेशानी है वो नहीं आएंगी। डोंट वरी, मेरी सारी साइट्स पे यही चलते हैं। और इसके लाइसेंस अनलिमिटेड मैं इसलिए बाय कर लेता हूँ कि अपनी साइट्स पे तो यूज होने ही होते हैं, और साथ आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये नल्ड नहीं है, नल्ड आपको मिलेंगे भी नहीं, और मैं भी रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग नल्ड थीम्स या फिर नल्ड प्लगइन्स यूज करें। ठीक है, कोई भी चीज है बाय करके यूज करेंगे तो उसका अपना मजा आएगा, और आपकी साइट की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो भी उससे ही बेहतर होगी। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्टिमोल है, ये आई थिंक सो ऑप्टिमल नहीं है। WP रॉकेट हो गया, और कुछ प्लगइन्स हैं, जैसे जैसे मुझे उनके नाम याद आते जाएंगे वो मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। लेकिन हम एक और जो टेक्निक यूज की जाती है वो इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है फाइल मिनिमाइजर। ठीक है, फाइल मिनिमाइजर क्या करता है, आपके जितने भी पिक्चर्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करता है, और उनकी जो है वो थोड़ा सा साइज कंप्रेस करके देन अगेन आप उन पिक्चर्स को अपनी साइट के ऊपर लोड कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपने करना ही है कि सी पैनल के अंदर जाना है, WP एडमिन की डायरेक्टरी है, उसके अंदर आपके थीम्स, प्लगइन्स और अपलोड्स पड़े हुए होते हैं। तो वो अपलोड्स वाला जो फोल्डर है आप उसको कंप्रेस करके डाउनलोड कर लें, और इस फाइल मिनिमाइजर के सॉफ्टवेयर के जरिए वन बाय वन उस उन इमेजेस को जो है आपने कंप्रेस करना है, और मेक श्योर कि जिस नाम से आपने इमेज को डाउनलोड किया है उसी नाम से आपने उस इमेज को अपलोड भी करना है बैक टू दैट डायरेक्टरी, सेम डायरेक्टरी। ठीक है, अगर नहीं होगा, नाम चेंज हो जाएगा, तो फिर वो इमेजेस जो है वो लोड नहीं होंगे, और फिर आपकी जो साइट है उसके सारे के सारे जो इमेजेस हैं वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर फाइल मिनिमाइजर कभी कभी क्या करता है कि जब आपकी किसी भी फाइल को मिनिमाइज करता है तो उस फाइल के नेम के साथ वो अपनी कोई एक्सटेंशन या अपना नाम लगा देता है। तो आप लोगों को वो फिर नाम जो है वो या तो वन बाय वन रिमूव करने पड़ेंगे, या फिर उसकी सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप जो है वो बगैर जो है वो किसी भी चीज के बगैर नाम चेंज किए आप उसके जो इमेजेस हैं फाइल मिनिमाइजर से डाउनलोड कर लें। सर ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम कोई थीम या प्लगइन किसी क्लाइंट को इंस्टॉल करके दें तो क्या वो आगे से अपनी किसी दूसरे क्लाइंट को आगे से सेव करके दे सकता है? हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल होगा तो दे सकता है। वो अगर प्लगइन्स के अंदर से जाके उस प्लगइन को डाउनलोड कर सकता है, जो सी पैनल वाला सेक्शन होता है आपका, तो फिर वो दे सकता है। अच्छा, बहरहाल तो फाइल मिनिमाइजर का ये सॉफ्टवेयर है, ये प्लगइन नहीं है। ये फाइल मिनिमाइजर का प्लगइन ना ढूंढते रहना आप। फाइल मिनिमाइजर का एक सॉफ्टवेयर है, वो फाइल हिप्पो से डाउनलोड कर सकते हैं आप। फाइल हिप्पो एक वेबसाइट का नाम है जहाँ से आप लोग सॉफ्टवेयर वगैरह जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के लिए। तो उससे आप फाइल मिनिमाइजर को डाउनलोड करके उसके जरिए आप लोग किसी एक इमेज को पहले ऑप्टिमाइज करके देखें कि वो उसका नाम तो चेंज नहीं करता, और अगर नाम चेंज कर रहा है तो आप उसको थोड़ी सी सेटिंग्स देखें कि आप किस तरह उसका जो है वो बगैर नाम चेंज किए फाइल मिनिमाइजर के को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो साइट की तरफ चलते हैं। हमारी साइट का नाम था क्रैक्स किंग, नहीं, एसईओ ग्रोथ। सर कैसे पता चलेगा कि ये प्लगइन काम कर रहा है हमारी साइट पे या नहीं, और स्पीड ऑप्टिमाइज हुई है या नहीं? देखें, आपने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करने से पहले इसका स्कोर चेक कर लिया एक दफा। अब जैसे ही जो है वो आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं और उसके जरिए अपनी साइट को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, तो दोबारा से आके आप इसका रीटेस्ट कर लें। जब रीटेस्ट करेंगे तो इसकी जो स्कोर है अगर इंप्रूव होता है, इसका मतलब उस प्लगइन ने काम किया है आपकी साइट के ऊपर। ठीक है, साइट थी हमारी सीओ ग्रोथ। इसके ऊपर मैं प्लगइन्स के अंदर जा रहा हूं और ऐड न्यू कर रहे हैं हम। WP फास्टेस्ट कैशे।
अच्छा, ये ऑलरेडी एडिट है, मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि इसका प्रीमियम इसके ऊपर मैंने किया है या नहीं, वो चेक कर लेते हैं, और साथ ही इसका जो प्रीमियम वर्जन है वो भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये प्रीमियम हुआ है, मैं अभी फिलहाल के लिए इसको जरा डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। और ये है हमारा WP फास्टेस्ट कैशे, उसको भी हम कर रहे हैं डीएक्टिवेट। यहाँ पे आके इसको जरा रीटेस्ट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि अभी फिलहाल उस प्लगइन के बगैर उसकी जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन है वो किए बगैर इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे हैं, और कितनी जो है ये साइट लोड हो रही है हमारी, कितने टाइम के अंदर, और स्पीड स्कोर क्या है उसका। ये देखें जी 58% है, ठीक है, 58% इसका स्कोर है, और 70% इसका वाइस लो स्कोर है, और 4.2 इसका जो है वो फुली लोडेड टाइम है, और इसका टोटल पेज साइज जो है वो है 1.20 MB। ट्राई करेंगे ये MBs की बजाय KBs में कोई डिजिट यहाँ पे आ रहा हो। सर, डज द साइज ऑफ द WP मीडिया लाइब्रेरी स्लोज इंडिविजुअल लोड टाइम? जी हाँ, बिल्कुल। आपका जो इमेजेस हैं, जितने ज्यादा हैवी किस्म के इमेजेस यूज करोगे ना, वो उतना ज्यादा फिर आपकी स्पीड को जो है वो हिट करेंगे। तो उससे बचने के लिए आप जो है वो कोशिश करो कि पहली तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जब आप इमेज अपलोड करते हो कोई साइट के ऊपर, तो वो पहले से ऑप्टिमाइज करके अपलोड करो, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपलोड कर दिए हैं तो फिर उसके बाद हमारे पास ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का वे है, जिसको आज हम पढ़ेंगे, जिसमें अभी हमने एक साइट देखी है, उसका जो पेज स्पीड स्कोर है वो है 58%, जो कि 90% या कम अज कम 80% से अबव होना चाहिए, और वॉइस लो स्कोर जो है वो है 70%, ठीक है। तो मैं अब वो जो प्लगइन्स हैं हमारे अपने WP फास्टेस्ट कैशे प्रीमियम, सॉरी WP फास्टेस्ट कैशे, उसको मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ पहले, जो फ्री वाला वर्जन है हमारा इसका। और ये हमारे पास यहाँ पे एक इसका सेक्शन बन जाएगा WP फास्टेस्ट कैशे का, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अभी ये देखें, मैं यहाँ से मुझे जो है वो ये 1 बाय 1 ये सारी की सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे चेक नहीं कर पा रहा मैं, जैसे क्रिएट कैशे फॉर मोबाइल थीम, ठीक है, रिड्यूस द नंबर ऑफ SSL क्यूरीज, मोर पावरफुल मिनिफाई HTML, ये वो सारे के सारे आप कह लें कि ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर्स हैं, उनको हम चेक करके यहाँ से सबमिट करेंगे और देन ऑप्टिमाइज कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये सारे के सारे फीचर्स हम नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारे पास WP फास्टेस्ट कैशे का प्रीमियम वर्जन जो है वो इंस्टॉल्ड नहीं है। तो मैं प्लगइन्स के अंदर जाके उसको भी एक्टिवेट कर लेता हूँ। और ये जी मैंने WP फास्टेस्ट कैशे का प्रीमियम जो है उसको मैंने एक्टिवेट कर दिया। सरिश कह रही है, सर पिक अपलोड करने से पहले भी हम लोग पिक्स को कंप्रेस कर सकते हैं बजाय दोबारा करने के? जी बिल्कुल, यही सबसे अच्छी टेक्निक है कि आप जो भी पिक्चर अपलोड करें वो जो है आपका जो पिक्चर है वो ऑप्टिमाइज्ड हो। सर पहले पेज स्पीड स्कोर 81 आ रहा था, अब प्लगइन्स डीएक्टिवेट करने के बाद 50 आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि WP फास्टेस्ट कैशे जो है उसने वो सारे का सारा उसकी जो स्पीड थी उसको संभाला हुआ था, ऑप्टिमाइज किया हुआ था। मैंने प्लगइन डीएक्टिवेट कर दिए, ठीक है, तो वो फिर दोबारा से जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो वापस चली गई। तो सिर्फ डीएक्टिवेट इसलिए किया कि आप लोगों को इसकी जो वर्किंग है वो सिखा सकूं कि कैसे आपने इसकी जो कस्टमाइजेशन है वो करनी है, ठीक है। तो मैं दोबारा से जो प्रीमियम है इसका WP फास्टेस्ट कैशे का प्रीमियम वर्जन, उसको मैं जो है वो दोबारा से उसकी सेटिंग्स के अंदर आता हूँ। तो 1 बाय 1 यहाँ से ना आप लोगों ने सारी चीजें जो है वो चेक कर लेनी है। इसमें से कुछ चीजें होंगी जो आपसे कुछ फर्दर ऑप्शंस भी पूछेंगे, जैसे मैं अगर इनमें से दोबारा से किसी को करता हूँ, जैसे मैंने ये न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक किया तो वो पूछ रहा है कि क्लियर ऑल कैशे या क्लियर कैशे ऑफ होम पेज ओनली, या क्लियर कैशे ऑफ पोस्ट कैटेगरीज। मैं कहता हूँ क्लियर ऑल कैशे, ठीक है, तो ओके कर दूंगा इसको यहाँ से, क्लियर ऑल कैशे, ओके, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पे जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो वो पूछ रहा है कि आपने
किन किन चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना है। मैंने यहाँ से सबको ही चेक कर दिया। ये टैग्स और अटैचमेंट्स को कर दें वैसे, ठीक है। कस्टम पोस्ट टाइप्स और इनकी जरूरत नहीं है। पेजेस पर मिनट, रीस्टार्ट आफ्टर कंप्लीटेड, इसको अभी फिलहाल हम ऐसे ही जो है वो ओके कर देते। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को चेक कर लेना है। ये अब चेक हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि WP फास्टेस्ट कैशे का प्रीमियम वर्जन जो है वो हमने कर लिया। सर कंप्रेस करने से तो फिर पिक्सल्स खराब हो जाते हैं। नहीं, इतने ज्यादा भी नहीं कंप्रेस कर देना। एक दफा ऐसा हुआ कि मेरे पास एक स्टूडेंट आया, वो कहता है सर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन मैंने की है एक वेबसाइट की, तो उसकी स्पीड जो है वो 100% हो गई। मैं बड़ा खुश हूँ उससे कि यार इसको चलो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करनी आ गई है। लेकिन मेरे दिमाग में ना एक डर था। अच्छा, मैंने कहा उसे बोला कि अच्छा तुम ऐसा करो कि अपनी वेबसाइट आप विजिट करके देखो। तो जब उसने अपनी वेबसाइट विजिट की तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी और उसकी सारी कस्टमाइजेशन जो थी वो खराब हो चुकी थी। वो इसलिए होता है जब आप टू मच प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हो ना, और WP रॉकेट से भी ऑप्टिमाइजेशन कर ली, स्पीड ये जो कैशे प्लगइन है WP फास्टेस्ट कैशे, इससे भी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कर ली, तो वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है और आपकी वो साइट के लेआउट को डायरेक्टली जाके हिट करती है और आपकी साइट का लेआउट खराब हो जाता है। ठीक है, स्पीड तो वो 100% कर देगी, जब उसने लोड ही कुछ नहीं करना तो वो फिर 100% ही होगी ना। वो कहता है 1 सेकंड के अंदर लोड हो रही। तो मतलब ये है कि ऐसा नहीं करना कि सारी प्लगइन एक ही दफा डाल दिए, बल्कि आपने 1 बाय 1 इन चीजों को जो है वो ट्राई करके देखना है। सबमिट किया मैंने इनको, इन चीजों को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि कैसी चीजें चल रही हैं। डिलीट कैशे के ऊपर आता हूँ, तो ये इतनी कैशे जो है वो अभी फिलहाल जमा हो चुकी है। मैं यहाँ से कहता हूँ क्लियर ऑल कैशे, और इसकी जो कैशे है वो हम सारी की सारी रिमूव कर देते हैं। मिनीफाइड CSS और JS थी जो, उसको भी हमने रिमूव कर दिया। ये डेटाबेस वाला सेक्शन है, डेटाबेस के अंदर भी जाके ये कुछ इसने कैशे जो है वो डेटाबेसेस की भी रिमूव करने वाली है, उसको भी हम यहाँ से जाके रिमूव कर सकते हैं। आप लोग भी इसको 1 बाय 1 जो है जाके इन सारे सेक्शंस को रिमूव कर दें, या फिर आप ऑल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करें और उसको रिमूव कर दें। तो ये इतना सा काम करने के बाद आपने जो है वो दोबारा से आना है और इसको रीटेस्ट करना है, चेक करने के लिए कि अब इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो कहाँ तक पहुंची है। सर पिक्स कैसे अपलोड कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? अपलोड करने से पहले तो सना मैंने आपको बताया फाइल मिनिमाइजर का एक सॉफ्टवेयर है, वो यूज कर सकते हो आप लोग जो इमेजेस की ऑप्टिमाइजेशन है उनके लिए। और दूसरा एक प्लगइन है WP स्मश के नाम से, वो जो प्लगइन है वो भी डायरेक्टली आपकी इमेजेस को जाके हिट करता है और उन इमेजेस को जो है वो ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है जी, ये देखें अब इतना सा काम किया है हमने। सिंपल एक प्लगइन इंस्टॉल करके उसका जो है वो कुछ कस्टमाइजेशन की है, तो उसने हमारा जो पेज स्पीड स्कोर है वो 81% कर दिया है। वाई स्लो स्कोर 86% हो गया है, जो कि पहले आई थिंक 70% था, ये 58% था और वो 81 हो गया है। फुली लोडेड टाइम जो है वो 4.1 सेकेंड आ रहा है। तो अब मतलब ये है कि एक काम इसने कर दिया, WP फास्टेस्ट कैशे ने कुछ काम जो था वो हमारा कर दिया। और अब इसके बाद अगर क्लाइंट जो है वो और ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन चाह रहा है, तो फिर हमने ये देखना है कि वो अब जैसे ऑप्टिमाइज इमेजेस की बात कर रहा है कि ये फला फला इमेजेस हैं, इनको ऑप्टिमाइज करो, तो उन इमेजेस को हम यहाँ से देखेंगे कि ये कौन कौन से इमेजेस हैं और उनको डाउनलोड कर लेंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, WP स्मश के नाम से एक प्लगइन है, उसको इंस्टॉल करके उसकी जो इमेजेस हैं उनको डायरेक्टली हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसका भी प्रो वर्जन है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। मुझे लेक्चर के बाद याद करवा दीजिए, काफ़ी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं जो आप लोगों को देने वाली हैं, वो मैं दे देता हूँ। हाँ सर, प्लगइन एक्टिवेट करने से साइट की लुक तो नहीं खराब हो जाएगी? वही मैं बात कर रहा हूँ कि ज़्यादा प्लगइन्स भी नहीं आपने कर लेने कि जी सारे प्लगइन्स यूज़ करके देख लिए एक ही बार में, साथ साथ चेक भी करते रहना है कि आपकी जो साइट है उसकी जो लेआउट है वो तो नहीं खराब हो गया। कि हमने अभी इतनी सारी जो चीज़ें थी जिनके ऊपर टिक किया 1 बाय 1, तो उनको हमने टिक करने के बाद चेक कर लेना है कि हमारी जो साइट की लुक है वो उसके अंदर कोई मसला तो नहीं आया। ठीक है, तो साइट की लुक अगर ठीक है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ऑप्टिमाइजेशन हो चुकी है। सर एक साइट में कितने प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं? कोशिश करें कि गैर ज़रूरी प्लगइन्स इंस्टॉल ना करें। गैर ज़रूरी प्लगइन्स का मतलब ये होता है कि जो प्लगइन आपका ज़्यादा काम नहीं कर रहा और उस मदद से कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा साइट को, तो वो प्लगइन आपकी साइट के अंदर नहीं होना चाहिए।
डीएक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर भी नहीं होना चाहिए, आप उसको डिलीट कर दें, क्योंकि जितने ज्यादा प्लगइन्स होंगे वो भी डायरेक्टली आपकी जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है उसको जाके ये हिट करेगा। सर टाइम तो पहले, हाँ टाइम जो है वो 4.2 सेकंड्स था, वो 4.1 सेकंड हुआ है। इसके अलावा हम अभी WP Smush Pro अगर आप लोग करके देखेंगे इसके ऊपर, तो वो जो इमेजेस कुछ यूज हुए हैं ना, वो इमेजेस कह रहा है कि ये फला फला इमेजेस हैं, ये नीचे ना आपको सारी रिपोर्ट देता रहेगा, रिकमेंडेशन जो है वो आपको बताता रहेगा कि ये इस इमेज के ऊपर जाओ, ठीक है, इसको ऑप्टिमाइज करो, ये कोई सर्कल अंडरस्कोर BG वाला इमेज है, फिर इसके बाद ये एक इमेज है, इसको ऑप्टिमाइज करोगे तो आपकी साइट जो है वो जल्दी लोड होना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और लिंक दिया हुआ है उसने, तो ये 2-3 इमेजेस उसने बताए, इनको आप लोग अगर थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लेंगे तो ये जो लोडिंग टाइम 4.1 सेकंड है ये और ज्यादा नीचे आ जाएगा। स्पीड ऑप्टिमाइज करने के बाद प्लगइन डिलीट कर सकते हैं? नहीं जी, ये जो प्लगइन स्पीड ऑप्टिमाइजेशन वाले हैं ये आपने डिलीट नहीं करने, क्योंकि इन प्लगइन्स ने आपकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन को संभाला होता है। जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया कि WP फास्टेस्ट कैशे को मैंने जैसे ही डीएक्टिवेट किया तो इसकी ये जो पेज स्पीड स्कोर था ये 58% पे चला गया, ठीक है। तो जो स्पीड वाले हैं प्लगइन्स उनको आपने डिलीट नहीं करना। जैसे वो माइग्रेशन वाला मैंने आपको बताया था ना कि माइग्रेशन करने के बाद जैसे ही आपको वो फाइल मिल जाती है उसकी बैकअप फाइल, तो आप ऑल इन वन WP माइग्रेशन को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे उसका काम खत्म हो गया। उसका काम इतना ही था कि उसने हमें फाइल देनी थी, ठीक है, वो फाइल हमें उसने पकड़ा दी, हमने दूसरे वाले सर्वर के ऊपर जो है वो देख ली, जाके उसको अपलोड कर दिया। सर साइट की लुक को आपने कैसे चेक किया जिससे ये शो हुआ कि लुक्स गुड? साइट की लुक जैसी पहली थी वैसी ही है अगर, तो इसका मतलब साइट की लुक ठीक है, ठीक है। अगर इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स आ गई हैं कि ये जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे वो रिमूव हो गया है, पिक्चर ठीक से शो नहीं हो रही, ठीक है, इसका मतलब आपका लेआउट खराब कर दिया इन प्लगइन्स ने और आपने ओवर ऑप्टिमाइजेशन कर लिया, ठीक है। तो इससे बचना है आपने, और कोशिश करनी है कि आप ट्राई करें कि आपका जो है ये जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन वाला जो आपका सारे का सारा चीज है ना, ये आपकी आप कह सकते हो कि आपके एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको पता चलेगा कि फला मसला था, GT मैट्रिक्स ने शो करवाया तो मैंने फला प्लगइन किया तो मेरा जो है वो ठीक हो गया, ठीक है, फला प्लगइन किया तो वो मेरा मसला रिजॉल्व हो गया। तो ये थोड़ा सा आप लोग जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मुख्तलिफ किस्म की साइट्स की जब आप लोगों को स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करने को मिलेगी तो आपका एक्सपीरियंस इसके अंदर इंक्रीज होता जाएगा और आपको पता चलता जाएगा कि फला मसला था तो उसके लिए कौन सा प्लगइन बेस्ट है, फला मसला था तो उसके लिए कौन सा प्लगइन जो है वो बेस्ट है। ओवर हो जाए तो अंडू नहीं हो सकती है, सिंपल आप प्लगइन को जाके डीएक्टिवेट करें तो आपकी साइट का लेआउट दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। सर स्पीड का होस्टिंग से लिंक होता है? होस्टिंग से लिंक होता है कुछ हद तक, क्योंकि सर्वर कितनी जल्दी आपको रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम आप लोग क्रिएट करते हैं अपनी साइट के साथ वो ये होती है कि आप कितना जो है वो आप कह सकते हो कि कितना ज्यादा कंटेंट आपने अपलोड किया और वो कंटेंट जो अपलोड किया है वो ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं, ठीक है। सर अगर खराब हो जाए तो क्या किया जाए? वही मैंने जैसे ये राना तसीफ साहब का भी सवाल था कि खराब हो जाए तो फिर क्या किया जाए, तो जिस प्लगइन की वजह से खराब हुई है उसको जाके डीएक्टिवेट कर दो बस, तो वो वेबसाइट दोबारा से अपनी असली हालत में आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारी ऑप्टिमाइजेशन इसकी हो चुकी है। बाकी मैंने आप लोगों को ये प्लगइन्स बताए हैं। एक काम जो आप लोगों ने करना है वो ये है कि फाइल मिनिमाइजर वाला जो सेक्शन है, क्योंकि अक्सर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के आपको ऑर्डर आएंगे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स जिनके ई-कॉमर्स स्टोर्स जो है वो चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इमेजेस एट वन टाइम जो है वो अपलोड करने होते हैं। तो अपलोड करने होते हैं इमेजेस, तो उसके लिए आपको फाइल मिनिमाइजर का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप उन इमेजेस को कंप्रेस करके दोबारा से अपलोड कर देते हो साइट के ऊपर तो आपकी साइट की जो स्पीड है वो अच्छी हो जाएगी। सर अगर लुक खराब हो गया तो प्लगइन डिलीट करें तो वापस ठीक हो जाएगी? हाँ जी बिल्कुल, वो उस प्लगइन को जिसकी मदद से वो सारा लेआउट खराब हुआ है उसको डीएक्टिवेट कर दें। कभी कभार तो ये होता है कि WP एडमिन में नहीं चलता ना ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन करने की वजह से, तो उसका हल ये होता है कि आप उसके सी पैनल के अंदर जाते हैं, ठीक है, जैसे मैं SEO ग्रोथ
cPanel, इसके अंदर जा रहा हूँ। मैंने किसी प्लगइन को यूज किया और उसकी मदद से लेआउट खराब हो गया, साइट मेरी बिल्कुल ब्लैंक हो गई और मैं उसका WP एडमिन भी एक्सेस नहीं कर पा रहा, वो भी ब्लैंक आ रहा है बिल्कुल। तो ये cPanel तो हमेशा चलता रहेगा ना आपका। तो cPanel में चलते हैं जरा। तो cPanel से हम प्लगइन को डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं वो देख लें। फाइल मैनेजर के अंदर गया मैं cPanel के, और इसके अंदर मेरे पास वही public_html का फोल्डर है। public_html के अंदर जो है WP कंटेंट, और WP कंटेंट के अंदर ये प्लगइन्स। अब इनमें से मैं किसी प्लगइन को ये सारे के सारे वो प्लगइन्स हैं जो मेरे पास इस टाइम वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल्ड है, ठीक है, और एक्टिवेटेड है। तो मैं इनमें से किसी भी प्लगइन को डीएक्टिवेट करना चाहता हूँ या मैं चाहता हूँ वो वर्क ना करे, तो मैं या तो इसका नाम चेंज कर दूंगा, जैसे ये प्रीमियम जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको आता हूँ 1 लेवल। तो इसका मैं अगर ये WP फास्टेस्ट कैशे है, इसको मैं अगर रीनेम कर लूँ, ठीक है, इसको मैंने प्रीमियम के बाद लिख दिया .old, ठीक है, इसको भी रीनेम कर दिया, इधर गया, ठीक है, .old हो गया। ये जो WP फास्टेस्ट कैशे था इसको भी जो है वो मैंने इधर से रीनेम किया, इसका नाम भी मैंने .old रख दिया, मतलब इसका नाम चेंज कर दिया मैंने। अच्छा, अब नाम चेंज करने की वजह से क्या हुआ, ये प्लगइन हो गया डीएक्टिवेट। मैं अगर अपने डैशबोर्ड में आके आप लोगों को दिखा सकूँ कि ये जो प्लगइन्स हैं इनकी, ये WP फास्टेस्ट कैशे का यहाँ पे फीचर आ रहा है ना अभी, लेकिन मैं प्लगइन के अंदर जाता हूँ तो देखें वो WP फास्टेस्ट कैशे का ऑप्शन मेरे पास से रिमूव हो गया। क्यों? क्योंकि वो प्लगइन जो है वो अब डीएक्टिवेट हो चुके हैं। ये देखें जरा, WP फास्टेस्ट कैशे ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो चुका है, उसको एक्टिवेट करने का ऑप्शन यहाँ से आ रहा है मेरे पास। तो अभी अगर मैं जाके दोबारा से रीटेस्ट करूंगा तो वो प्लगइन जो है वो डीएक्टिवेट हो चुका है, उसने जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन की थी वो सारी की सारी खत्म, और अब साइट की जो परफॉर्मेंस है वो दोबारा से वापस चली जाए, ठीक है। %80 और 85% नहीं, रीटेस्ट करो इसको। आई थिंक सो पुराना ही उठा लिया इसने और उसका टाइम भी कम हो गया। अच्छा जी, ये अकरम आरिफीन है, वो कह रही है सर आपने कौन सी वेबसाइट बताई थी जिसकी वजह से हम ऑप्टिमाइजेशन के प्लगइन लेने और चेक करने हैं? ऐसी तो मैंने कोई भी साइट नहीं बताई। मैंने ये बताया था आपको कि ये जो GT मैट्रिक्स का टूल है, ये GT मैट्रिक्स का जो टूल है ये आपको आपकी वेबसाइट की जो सारी की सारी परफॉर्मेंस है ये बताएगा कि आपकी वेबसाइट इस टाइम कितने टाइम के अंदर लोड हो रही है और कैसे लोड हो रही है, कितना ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर जो है वो लोडिंग टाइम इसका कितना है। और तो दोबारा से अगर मैं एक्टिवेट करता हूँ तो प्लगइन तो मैंने आप लोगों को बताए हैं कि ये फला फला प्लगइन्स हैं जिनकी मदद से आप लोग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। सर इस तरह तो हर पिक जो अपलोड हुई है उसकी करनी पड़ेगी, ऐसा कोई प्लगइन नहीं है जिससे खुद ब खुद पिक ऑप्टिमाइज हो अपलोड के बाद, क्योंकि क्लाइंट एक बार करवाएगा उसके बाद अगर वो न्यू पिक्स अपलोड करता है तो वो कैसे होगा। सैरिश, मैंने आपको ये प्लगइन बताया ना WP स्मश के नाम से, तो ये ऑटोमेटिकली पिक्चर्स, जितनी भी आपकी नई नई पिक्चर्स आप लोग अपलोड करते रहते हो तो ये उन पिक्चर्स को जाके खुद ब खुद देखता रहता है और उनको ऑप्टिमाइज करता रहता है, ठीक है। इसको मैं जरा रिफ्रेश कर लूँ और एक और चीज आप लोगों को बता देता हूँ जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। पब्लिक HTML में जाते हैं, WP कंटेंट, और ये हमारे पास प्लगइन्स हैं। हम SEO ग्रोथ के ऊपर ही काम कर रहे हैं ना, SEO growth.tools, ठीक है। सर नेम चेंज करने की बजाय प्लगइन डिलीट ही कर दें तो? हाँ, प्लगइन डिलीट भी कर देते हैं तो वो भी एक ही बात है, आप लोग उसको डिलीट कर देते हैं तो वो खत्म हो जाएगा, डायरेक्टरी के अंदर उसका सारे का सारा जो काम हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। आप इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और इसको यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है। तो वो प्लगइन जिसकी मदद से आपकी साइट का जो लेआउट था वो खराब हुआ था
उसको आपने इस डायरेक्टरी के अंदर से रिमूव कर दिया, तो अब वो प्लगइन ही चला गया, तो आपकी जो साइट का लेआउट है वो भी ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, जो WP स्मश वाली है मैं अगर उस प्लगइन को इंस्टॉल कर दूं, यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से स्मश लिखा है यहाँ पे, स्मश कंप्रेस ऑप्टिमाइज एंड लेजी लोड इमेजेस, तो इसको इंस्टॉल कर रहा हूं। तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर कितने इमेजेस हैं और कितने इमेजेस को ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, कंप्रेस करने की जरूरत है, और उनको कंप्रेस करेगा। एक्टिवेट किया इसको, ठीक है जी। वो कह रहा है कि ये फला फला प्लगइन्स जो है वो हमने डीएक्टिवेट कर दिए हैं जी, थैंक यू सो मच। हमने खुद ही डिलीट किया उनको। ये हमारे पास स्मश जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब और वो WP फास्टेस्ट कैशे जो है वो नजर नहीं आ रहा, तो अभी स्मश के अंदर चलते हैं और इसकी सेटिंग्स देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका जो है वो उसका डैशबोर्ड है स्मश का। उसने कहा जी 11 इमेजेस हैं जो इसके ऊपर यूज हुई हैं। बिगिन कर लें सेटअप इसका, ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर रहे हैं न्यू अपलोड्स को, हम कहते हैं इसको ऑन किया हुआ है, ठीक है। ये आपका सरिश, ये आपका सवाल था कि जो नेक्स्ट इमेजेस अपलोड होती हैं वो उनको भी ऑप्टिमाइज करेगा या नहीं। तो ये स्मश जो है ऑटोमेटिक कंप्रेशन इसने जो है वो ऑन कर देनी है और ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करता रहेगा न्यू अपलोड्स को। आपने इसको ऑन करके ही नेक्स्ट करना है, ठीक है। स्ट्रिप माई इमेज मेटा डेटा, इनेबल लेजी लोडिंग, अलाउ यूजेज डेटा ट्रैकिंग, उसकी जरूरत नहीं है। फिनिश कर दें सेटअप विजिट को और आ जाए जरा हम। अब उसने ऑटोमेटिकली इमेजेस को चेक करना शुरू कर दिया है। वो कहता है जी 11 इमेजेस ऐसे हैं जो कि दैट नीड स्मशिंग, तो हम क्या करेंगे, उसे कहेंगे कि बल्क स्मश नाउ, और उनको आप स्मश करना शुरू कर दो। ये फ्री वाला जो है वो 50 इमेजेस एट वन टाइम जो है वो ऑप्टिमाइज करता है। जो स्मश प्रो है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, फिर उससे आप अनलिमिटेड इमेजेस एट वन टाइम जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ये इमेजेस को ऑप्टिमाइज करता जा रहा है वन बाय वन। तो WP स्मश की मदद से हमने इमेजेस ऑप्टिमाइज कर ली है, और WP फास्टेस्ट कैशे का जो प्लगइन है उसकी मदद से आप लोग साइट की जो सारी की सारी ऑप्टिमाइजेशन है उसको हैंडल कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है कि डायरेक्टरी में सेव वर्डप्रेस के प्लगइन सी पैनल में कहाँ होते हैं और क्या डायरेक्टरी का सी पैनल अलग होगा? हाँ जी, आपने कोई प्लगइन डायरेक्टरी के अंदर अगर किसी डायरेक्टरी के अंदर वर्डप्रेस अलग से इंस्टॉल किया है तो ये फाइल मैनेजर है आपका, और यहाँ पे फाइल मैनेजर को जरा लोड हो लेने दें। तो यहाँ पे आपकी एक डायरेक्टरी जो है वो बन जाएगी। ये पब्लिक HTML के अंदर जाता हूँ मैं जरा, तो यहाँ पे ऑलरेडी तो मैंने कोई डायरेक्टरी क्रिएट नहीं की हुई। पब्लिक HTML के अलावा यहाँ पे इस स्टेप के ऊपर आपको एक डायरेक्टरी जो है वो मिल जाएगी। लेट सपोज हम एक बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं ना। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एक वर्डप्रेस के अंदर एक और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने इस सी पैनल पे, तो देखते हैं कि वो कहाँ पे उसकी जो सारी की सारी फाइल्स हैं वो हमें कहाँ पे मिलेंगी। इंस्टॉल नाउ। तो ये एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं WP के नाम की, जो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड होती है, यहाँ पे seogrowth.tool/WP, ठीक है। उसके अंदर हमने ये वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, उसका ये फला फला पासवर्ड रखना है हमने उस वर्डप्रेस का। जैसे कोई भी पासवर्ड अगर मैं इसको दे देता हूँ, ये इसके अंदर प्लग इन करना है और ये इसको मैंने यहाँ से इंस्टॉल करना है। अच्छा जी, ये इंस्टॉलेशन हो रही है, और जैसे ये इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो एक डायरेक्टरी यहाँ पे हमारे सी पैनल के अंदर क्रिएट हो जाएगी। मैं इस सी पैनल को आके दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, तो WP के नाम की एक डायरेक्टरी यहाँ पे होनी चाहिए जिसको हम लोग जाके देन चेक कर सकते हैं, और उसकी जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम लोग खुद से हैंडल कर सकते हैं। पब्लिक HTML के अंदर चलते हैं जो कि हमारी रूट डायरेक्टरी है, और रूट डायरेक्टरी के अंदर ये देखें जी, अब हमारे पास एक WP की डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। इसके अंदर सेम वैसी ही फाइलें पड़ी हैं जैसी वर्डप्रेस की फाइलें होती हैं। इसके अंदर भी WP कंटेंट की एक फाइल है जिसके अंदर ये प्लगइन्स,
थीम्स वही जो बेसिक थीम्स होते हैं 2019, 2017, 2020, ये आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। ये आपके प्लगइन्स हैं, क्लासिक एडिटर का प्लगइन हमने अभी किया था, वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सी पैनल के जरिए आप लोग ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हैंडल कर सकते हो। सर इसका मतलब उसका WP एडमिन भी अलग से लॉग इन करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें आपके पास, अब इसका जो WP एडमिन है उसका लिंक देखें। पहले तो हम SEOgrowth.tools के फौरन बाद WP एडमिन लिख देते थे ना, अब हमें इस साइट को ही विजिट करने के लिए SEOgrowth.tools/WP लिखना पड़ता है। तो इसका WP एडमिन इसके बाद शुरू होगा, WP के फौरन बाद हम लिखेंगे WP-admin। तो फिर हम इसके WP-admin के अंदर जाके वो यूजर नेम और लॉगिन देंगे, पासवर्ड देंगे जो हमने इसको क्रिएट करते हुए दिया था। सर एड ऑन डोमेन्स का भी बता दो। अच्छा जी, ये तो डायरेक्टरी हो गई ना। एड ऑन डोमेन्स क्या होती हैं? सी पैनल में ही दोबारा से वापस जाना है। तो मेरे पास यहाँ पे एक सेक्शन है ये डोमेन्स का, और इसके अंदर ये एक ऑप्शन है एड ऑन डोमेन्स का। मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे वो कह रहा है न्यू डोमेन नेम। आप कौन सी नई डोमेन है जिसको आप अपने इस सी पैनल के अंदर जो है वो अटैच करना चाहते हैं? कोई और नई डोमेन होगी, वो ना तो सब डोमेन होगी ना तो वो डायरेक्टरी होगी, ठीक है। और वो जो है वो एक नई अलग से डोमेन होगी। जैसे एक डोमेन dapper.reviews है, तो दूसरी डोमेन sapsky.com है, और मैं sapsky.com को भी अगर इसी के अंदर ही जो है वो हैंडल करना चाहता हूँ, इसी सी पैनल के अंदर मैं उसका वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे जाके सिंपल उसका नाम लिखूंगा dapper.reviews। ठीक है, जैसे ही dapper.reviews लिख के मैं एंटर करूंगा तो यहाँ से मैं इसको ऐड डोमेन करूंगा, तो मैं यहाँ से इस सी पैनल के अंदर मेरी वो जो dapper.reviews है वो ऐड हो जाएगी, और मैं उस dapper.reviews को इस सी पैनल के जरिए देन उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकता हूँ। उसके ऊपर मैं उसकी फाइल मैनेजर की डायरेक्टरी को देख सकता हूँ, उसकी डेटाबेसेस को देख सकता हूँ। इतना सा काम है सिंपल। WP की जगह कोई और नाम भी रख सकते हैं, जो मर्जी नाम रख लो यार। SEOgrowth.tools/info कर लो, SEOgrowth.tools/support कर लो। आपने कोई सपोर्ट का पेज बनाना है अपनी साइट के ऊपर, अबाउट अस का पेज बनाना है, या फिर उसके ऊपर अलग से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, आपकी अपनी मर्जी है। उस डायरेक्टरी का कोई भी आप लोग नाम रख सकते हैं। बहरहाल हमारा जो टॉपिक था वो था आज का स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन को मैं दोबारा से एक दफा रिपीट कर रहा हूँ। WP फास्टेस्ट कैशे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन फॉर योर वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन के लिए। W3 टोटल कैशे है, ऑटो ऑप्टिमाइज है, स्मश इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए है, इमेजिफाई भी इमेजेस के लिए है, ऑप्टिमल जो है वो ऑप्टिमाइज करता है पूरी की पूरी साइट को। WP रॉकेट एक बहुत अच्छा प्लगइन है जो आपकी पूरी की पूरी साइट की बहुत सारी चीजें जो है वो हैंडल करता है। लेकिन डोंट यूज WP फास्टेस्ट कैशे एंड WP रॉकेट एट द सेम टाइम। ठीक है, आप स्मश को यूज कर सकते हो कैशे के साथ, लेकिन ये जो दोनों है ना, ये बहुत तगड़े प्लगइन है, रॉकेट और WP फास्टेस्ट कैशे। तो दोनों ही एक दफा पे कर दिए तो साइट का जो लेआउट है वो खराब भी हो सकता है। सर एड ऑन डोमेन की डायरेक्टरी कैसे हैंडल करनी है? सेम वैसे ही जैसे हमने वो डायरेक्टरी क्रिएट की है ना, वैसे ही उसका भी एक फोल्डर बन जाएगा वहां पे, ठीक है, और फाइल मैनेजर के अंदर। तो आप उसको भी सेम वैसे ही हैंडल करोगे जैसे आप बाकी डायरेक्टरी वाले फोल्डर को हैंडल करते हो। ठीक है जी, फिर आज के लिए कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। अब अगला टास्क आप लोगों का ये है कि अपनी अपनी वेबसाइट्स की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करनी है आपने पहले तो, ठीक है। फिर उसके बाद अगला टास्क उससे ये होगा कि इस वीकेंड के ऊपर अब आप लोगों ने अपनी गिग्स को कंप्लीट करना है। मैंने अब इस वीकेंड, इस फ्राइडे मैंने आप लोगों की गिग्स इसीलिए चेक नहीं की कि थोड़ा सा स्किल सेट के अंदर इंप्रूवमेंट हो ले। माइग्रेशन आ गई है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना सकते हैं, फेसबुक की ऑडियंस टारगेट करके दे सकते हैं लोगों को, फेसबुक ऐड लोगों के लिए चला सकते हैं। फिर उसके बाद स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हमने आज पढ़ ली है। तो ये स्किल सेट जैसे जैसे इंप्रूव होता जा रहा है ना, तो अब आप लोगों को वो 7 गिग्स का जो नंबर है वो अब कम लगने लगेगा। तो उसको जरा इंक्रीज करने के लिए अपना लेवल बढ़ाएं। लेवल 1 सेलर जैसे ही आप हो जाएंगे देन आप 10 गिग्स जो है वो लगा सकते हैं फाइबर के ऊपर, और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज वहां पे आप लोगों को मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा अब ये है कि स्किल के ऊपर फोकस करें। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का जो स्किल है, जितना ज्यादा तजर्बात आपके होंगे उतना ज्यादा आपको इसके अंदर लर्न करने को मिलेगा। हमने तो आज एक वेबसाइट को स्पीड ऑप्टिमाइज करके देखा है ना,
सजाद कह रहे हैं सर जीटी मैट्रिक्स पे रिजल्ट दिखा दें आफ्टर स्मश। अच्छा सजाद, ऐसा है मैंने स्मश तो कर दिया है, लेकिन वो जो फास्टेस्ट कैशे है उसको मैंने रिमूव कर दिया था, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं। फास्टेस्ट कैशे को रिमूव किया है और स्मश को जो है उसने सिर्फ इमेजेस को हैंडल किया है। देखते हैं। टोटल 7 बना सकते हैं सर गिग्स। हाँ जी, एज अ न्यू सेलर आप 7 क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप लेवल 1 के सेलर हो जाएंगे, अगली स्टेज पार हो जाएगी आपकी, तो फिर आप जो है वो 10 गिग्स लगा सकते हैं। ये लें जी, 91% पे चला गया स्कोर। जैसे ही हमने स्मश किया है ना, तो अब स्कोर हमारा 91% पे चला गया। लोडिंग टाइम इंक्रीज इसलिए हुआ है क्योंकि हमने वो जो WP फास्टेस्ट कैशे था वो लोडिंग टाइम को हैंडल कर रहा था, वो हमने डीएक्टिवेट कर दिया। तो उसको जैसे ही आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो उसने इसको और ज्यादा नीचे ले आना है इस टाइम को। ठीक है जी। लें जी, फिर आज के लिए अगर कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगला काम अब आपका है, आपने अपनी प्रैक्टिस जो है उसको कंप्लीट करना है, अपनी अपनी साइट्स की जो ऑप्टिमाइजेशन है उसको देखें। और जो है अब लोकल होस्ट वाले लोग क्या करेंगे मुझे नहीं पता कि वो अपनी स्पीड को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, क्योंकि जीटी मैट्रिक्स उसको उनको वो बताएगा नहीं स्पीड। ठीक है, क्योंकि वो लोकल होस्ट का यूआरएल लिखेंगे वहां पे, तो वो उसको फेच नहीं करेगा। तो इसलिए मैं कहता होता हूँ कि ये सारी की सारी जब स्किल्स अब आपने सीखनी है तो उसके लिए प्रोफेशनली आपको काम करना पड़ेगा। सर आप पहले आपका मैसेज जो हुआ कि आफ्टर 10 AM लेक्चर विल बी स्टार्टेड, बट क्लास तो टाइम शुरू हो गई थी सर, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, असल में आज मसला आ रहा था इलेक्ट्रिसिटी का, तो मैंने शेजर को फ़ोन किया कि आप थोड़ा सा जो है वो डिले कर दो इसको क्लास को। तो वो फिर लाइट आ गई तो मैंने कहा चलें फिर अब स्टार्ट करते हैं इसको। ग्रेट हो गया सर, थैंक्स। अच्छा जी सर, 1 क्वेश्चन पूछे पूछे जल्दी करें, शाबाश, टाइम कम है हमारे पास। सर प्लग इन, हाँ प्लग इन मैं इंशाल्लाह अभी ये क्लास अगर मुझे आप ऑफ कर लेने दें तो फिर मैं उसके बाद यही काम करूंगा कि आपको प्लग इन जो है वो प्रोवाइड कर दूँ। हाँ जी हाँ जी, मैं कर देता हूँ। राना साहब का कोई सवाल है, मैं उसके लिए रुका हुआ हूँ। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है? ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन स्किल ही ऐसी है कि आप इसके मल्टीपल्स भेज सकते हो। आपने किसी एक क्लाइंट को अगर कन्विंस कर लिया स्पीड ऑप्टिमाइज करवाने के लिए, तो फिर उसकी हो सकता है बहुत सारी वेबसाइट्स हो, तो फिर वो आपको नेक्स्ट वेबसाइट्स के ऑर्डर भी आपको देगा। ठीक है। मेरे ब्रदर का FB पेज है, उसे कैसे सिंक करूंगा अपने अकाउंट से? आपको पहले उस पेज का एडमिन बनना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने ब्रदर से रिक्वेस्ट करेंगे मुझे आप उस पेज का एडमिन बनाएं, तो आपके पेजेस के अंदर वो वाला पेज शो होने शुरू हो जाएगा। फिर सेम वही प्रोसीजर है जो मैंने कल आपको बताया कि फेसबुक के ऑडियंस इनसाइट्स के अंदर जाना है आपने, और वहां से आप अपना पेज कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ और एड्स जो है वो रन कर सकते हैं। हाँ, मैं इंशाल्लाह अभी ये क्लास के फौरन बाद जो है वो प्लगइन्स का ही काम करूंगा। पहले 1 घंटा इसके ऊपर लगाता हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी ढूंढने पड़ेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे पड़े हुए हैं, ताकि वो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए आप लोगों को भी, और आप लोग अपना काम जो है वो स्मूथली कर सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।